बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुन सको तो सुनो मैं खुश आमदीद। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। किस्त नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इख्तियार आपको बर वक्त मिलती रहें। नाविल आपको कैसा लग रहा है, आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि हम अपनी तमाम खामियों को दूर कर सकें। शुक्रिया। तुम आजकल कहाँ गायब हो जाते हो? बिलाल ने साद से पूछा था। कहीं नहीं, मैं यहीं होता हूँ। साद इनके लहजे पर कुछ देर के लिए गड़बड़ा गया। तुम मुझे बता रहे हो? बिलाल ने इसकी आंखों में झांका। बाप हूँ मैं तुम्हारा और मुझे तुम्हारे बारे में हर खबर होती है। साद आराम कुर्सी पर बैठा झूल रहा था, एकदम सीधा होकर बैठ गया। इसने इनके चेहरे की तरफ देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि उसके बारे में क्या खबर रखते हैं। वो इसकी इस हरकत पर बेसाख्ता हंस दिए। इसका मतलब है कि तुम्हारी रूटीन में कुछ गड़बड़ है ना? वो बोले, कोई गड़बड़ नहीं है, बस आजकल ऑफिस में कुछ दिल नहीं लगता और मैं इब्राहिम की तरफ चला जाता हूँ। ऑफिस से जल्दी उठकर इनकी इस बात से वो जान गया था कि सिर्फ इसके ऑफिस से गायब होने वाली खबर से वाकिफ़ हैं, इसलिए फ़ौरन बात बनाई इब्राहिम की तरफ। उन्होंने इसे घूरा। सख्त नापसंद करता हूँ मैं उसको, इसकी नामाकूल हरकतों की वजह से। नामाकूल हरकत? इसने हैरान होने का मुजाहरा किया। तो और क्या, वो इसी अंदाज में बोले। वो लड़का बाप का अच्छा खासा बिजनेस ज्वाइन करने के बजाय जिम खोल ले। वो नामाकुल हरकतें ही करता है ना? इंडिपेंडेंट काम करना चाहता था। डैडी, मुझे तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं लगा। साद ने इब्राहिम की तरफदारी की। हूँ, वो कुछ सोचते हुए बोले। तो आप किस इंडिपेंडेंट काम को करने के लिए सलाह मशवरे करने जा रहे हैं आजकल? इसके पास ब्यूटी मार्ट खोलना है या ब्यूटी सैलून? साद को बेसाख्ता हंसी आ गई। आप फिक्र ना करें, मुझे आप कोई ऐसा काम करना होगा आपसे ही मशवरा करूँगा, इधर उधर से नहीं। हूँ। उन्होंने इसकी तरफ देखा। एक कहावत सुनाऊँ? कहावत? साद दोहराया। ना टेल ना फेरी टेल, एक कहावत है। चले हो भी, जो भी है सुनाइए, इसने दिलचस्पी से ली। एक एक मिरासन पर बादशाह का दिल आ गया। ये बादशाह भी खूब मखलूक हुआ करते थे। मिरासनियों तक के लिए दिल फेंक बल्कि उछाल दिया करते थे। इसने लुक़मा दिया। बादशाह आदमी थे, कुछ भी कर सकते थे। वो मुस्कुराए। हाँ ये तो है। इसने सर हिलाया। अच्छा चलें, आगे सुनाए, क्या हुआ? कहा बादशाह भी आदमी था। दिल के शौक़ पूरा करने के लिए मिरासन से ब्याह कर लिया। अच्छा, इससे दिल क्या ब्याह कर लिया? इसने हंसकर कहा। कभी इतनी आज़ादी आम इंसान को मिल जाए तो हर घर में हरम खुल जाए। तुम खामोशी से सुनोगे या मैं बंद कर दूं कहानी? वो नाराज़ हो गए। ओह, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इसने फ़ौरन होठों पर उंगली रखी। बस फिर ब्याह के बाद मिरासन को महल में ले आया। उन्होंने सुनाना शुरू किया। महल एक तिलस्माती दुनिया थी। मिरासन के लिए शानदार ख्वाबगाहें, बेमिसाल गुलाम गर्दिशें, लाजवाब बागात, फल फूल, चरिंद परिंद जलतरंग बजाते फिरते, आबशारें, बेशकीमत पोशाकें, हीरे जवाहरात, क्या ना था मिरासन की दुनिया में, जो मिरासन की दुनिया में ना था। आजकल भी इन लोगों की रसाई में सब कुछ होता है। बेख्तियार अल्फाज इसके मुंह से निकले, मगर इनके घूरने पर वो फ़ौरन खामोश हो गया। मगर मिरासन बजाय खुश रहने के उदास और दुखी रहने लगी। उन्होंने कहा, बड़ी नाशुक्री थी मिरासन भी। एक और लुक़मा इसके मुंह से बेख्तियार निकल गया। बादशाह की दिल जोई की जो मुमकिन कोशिश करता, हर इस चीज़ का इंतज़ाम करता मैं जिससे इसका दिल खुश हो सकता, मगर मिरासन बेचारी बजाय खुश होने के उदास और गमज़दा रहकर बीमार पड़ गई। इसका हुस्न मान पड़ गया और जिस जिंदा दिली पर बादशाह मरा था, ख्वाब होने लगी।
ओह सैड, साथ कहे बगैर ना रह सका। बादशाह को मिरासन से दिली लगाव था। बिलाल इस बार भी इसके जुमले से सिर्फ नज़रअंदाज करके आगे चले। इसने मुल्क के कोने कोने से हकीम, मतलूब, साधु बुलाए ताकि मिरासन का बेहतरीन इलाज हो सके, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की के मुसादिक वो बेचारी तो बिल्कुल खामोश और लागिर हो गई। प्लीज़ इसको ना दीजिएगा, मुझे बहुत दुख होता है इस तरह के कहानियों के एंड पर। इसने जल्दी से कहा, खामोशी से सुनो बेसब्रे, उन्होंने डांटा और खामोश होकर बैठ गया। जब कोई इलाज कारगर ना हुआ तो बादशाह ने मनादी करा दी कि जो शख्स मिरासत मलका का इलाज करेगा, इसे तंदुरुस्त कर देगा, इसे 1 लाख अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। पूरे मुल्क में मनादी न जाने कैसे हुआ करती थी। एक साथ ने कुछ सोचते हुए कहा, बहुत टेक्निकल किस्म का सिस्टम होगा यकीनन। खामोशी से सुनो गधे, बिलाल ने इसका ये रिसर्च बाद में कर लेना, वो बोले, और फिर से सादतमंद बन गया। कई लोग आए, कोशिश की, मगर बेसुध। इन मिरासत मलका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। फिर एक रोज़ एक देहाती इधर को आ निकला। मनादी की खबर सुनी और शाही महल का कसद किया। बादशाह के दरबार में पहुंचा तो देखा बादशाह समेत सब दरबारी हवास बाख्ता परेशान बैठे हैं। इसने बताया कि वो भी मलका के इलाज की खातिर आया है। बादशाह मायूसी की इंतहा को पहुंच चुका था। बोला, इतने बड़े बड़े तबीब, हकीम, साधु, ना जाने कौन कौन आया और कुछ ना कर सका। ये सादा लू देहाती क्या करेगा। वजीरों वशीरों ने मशवरा दिया कि सुन तो लिया जाए कि क्या तदबीर बताता है। सो इसकी बात सुनी गई और इसके कहने पर रातों रात एक मॉडल गांव तामीर करवाया गया, जिसमें मिट्टी के लिपे हुए घर, तंग गलियाँ, चौबारे बनाए गए। एक मुख्तसर मैदान जिसमें देहाती मेले का सामान किया गया। ढोल ताशे वाले, छाबड़ियों वाले बुलाए गए और सब करने के बाद बीमार मलका को तख्त पर लिटाकर इस गांव में लाया गया। मलका लागिर थी और आंखें बंद किए लेटी थी। कानों में जब भांडों की जुगतों, ढोल ताशों की धमाधम और मिरासनों की आवाज़ों की गाँव की आवाज़ें पड़ी तो पट से आंखें खोलती। जो एक नाचने वाले के घुंघरू बजे और किसी ख्वाजा सरार ने तान अड़ाई तो एकदम उठकर बैठ गई। जो सामने का मंजर देखा तो झट तखत से उतर मजमे में जा शामिल हुई। अपने हम सब मिरासनों के साथ कई सीटी बजा बजा कर झूम झूम कर नाच झूमर डालने लगी। कच्चे घरों और नीचे चबूतरों पर रक्स करती उतरने चढ़ने लगी। इसके चेहरे पर लाली आ गई और आंखों में मुसर्रत। बीमारी यूं हवा हुई जैसे कभी थी ही नहीं। ये मंजर देखकर बादशाह हक्का बक्का रह गया। जो गौर किया और ध्याति से दरियाफ्त किया तो समझ आया कि इंसानी जहानत अपने असल को फरामोश नहीं कर पाती। ताज तख्त आसाइशों के दरमियान भी बेचैन रहती है। सो इंसान जितना पस मंज़र से दूर होता जाता है, इतना ही बेचैन रहता है। उन्होंने बात ख़त्म करके साथ की जानिब यूँ देखा जैसे पूछ रहे हों कि क्या समझे इस सारी कहानी से। साथ संजीदा नज़र आ रहा था। अच्छा, इसने इनके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए कहा, अच्छी कहानी है, बामानी और सोचने पर मजबूर करने वाली। जानते हो ये किस्सा मैंने तुम्हें क्यों सुनाया? कुछ कुछ समझ आ रहा है, इसने संजीदगी से कहा। तो फिर गौर करो, दोस्त बनाते हुए इसके पस मंज़र का ख्याल रखना चाहिए या नहीं? आप रखते हैं? इसने मेज़ पर रखे गिलास को घुमाते हुए नज़रें उठाकर इनसे सवाल किया। यकीनन, वो मुस्कुराए। कोशिश ज़रूर करता हूँ। कभी आगाज़ में धोखा खा जाऊँ तो बाद में ऐसे लोगों में से निरासन पकड़ लेने की सलाहियत ज़रूर रखता हूँ। करेक्ट, साद ने बुलंद आवाज़ में कहा, मगर इखलाक से या शायद बदकिस्मती से मैं इंसानों की एक मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं जानता हूँ
उन्होंने अपने होठों पर हाथ रखा हुआ था, इसीलिए इसकी आवाज़ दबी दबी थी। इसलिए तुम्हें यह कहावत सुनाई है। थैंक यू, इसने उठते हुए कहा। अगरचे इसके सुनने के बाद भी अफाका होने का इम्कान कम है। वो मुस्कुराया। साथ दरवाजे तक पहुंचा ही था कि इसे अकब से इनकी आवाज़ आई। जी। और क्या, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी माँ को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने यूं कहा जैसे किसी अनजानी अनदेखी पर माजरत कर रहे हों। आप फिक्र मत करें, इसने मुड़े बगैर कहा। मैंने ऐसा नहीं समझा। आप इब्राहिम के बैकग्राउंड की बात कर रहे थे। इसने दरवाजे की नॉब पर हाथ रखा। आफ्टर ऑल वो रुस्तम पंजाब किस्म के किसी पहलवान की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तनसाजी अखाड़े में ना सही, मजमे में सही। इसने मुड़कर इनकी जानिब देखा, होले से मुस्कुराया और दरवाजे खोलकर बाहर निकल गया। फिज़ा में हद से ज़्यादा सकूत था। वो गर्मियों की एक तवील थका देने वाली दोपहर थी। बाहर शहर में दिन रोशन था, बेहद रोशन, मगर अंदर इस छोटी सी कोठरी में नीम तारीकी छाई हुई थी। हल्की सी कुनकी भी थी। चाची साबरा ने कोठरी का पक्का फर्श धुलवाया था और इसका पंखा फुल स्पीड पर खुला छोड़ दिया था। जब ही ये कोठरी नीम तारीकी और खुनकी की वजह से मधोशी सितारी किए दे रही थी। इसने बांध की खरी चारपाई पर लेटे लेटे ठंडे फर्श पर बगैर किसी बिस्तर के बेखबर सोई चाची साबरा को देखा और मजीद बोर हो गई। वक्त है कि गुजर के ही नहीं दे रहा, इसने सोचा और फिर सामने की दीवार के रोशनदान में जड़े रंग बिरंगे शीशों की डिज़ाइनों पर गौर करने लगी। हाथ में पकड़े कागज़ों के रोल करके आंखों से लगाकर देखने लगी। इन शीशों का मंजर इसे किसी टेलीस्कोप जैसा लगा। इसकी बोरियत में कदरे कमी आने लगी। 15 मिनट बाद इस दिलचस्पी से भी बोर हो चुकी थी। मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके वक्त देखने पर इलम हुआ कि अभी सरदार चाचा के दिए टाइम में 1 घंटा 17 मिनट बाकी थे। वो तंग आकर दालान से गुजरते बरामदे में आ गई, जिसकी जालीदार दीवार पर मोटी मोटी बेलें तनी थी। इनका पलस्तर कहीं कहीं से फटा हुआ था। वो फटी हुई जगहों से गोल सुराखों से तपे सूरज की रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। चाची साबरा की खास मुलाजमाएं रेहाना और बंटू बख्तो बरामदे में बिछी चारपाइयों पर घोड़े बेचकर सोई हुई थी। वो बरामदे की जाली का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर बाहर आ गई। धूप से भरे सहन को अबूर करके वो बावर्ची खाने में अंदर दाखिल हो गई। यहाँ भी नींद तारीकी छाई थी। इसने टोकरी में से 2 आलू लिए और अपने लिए चिप्स बनाने लगी। चिप्स काट कर तेल से भरी कढ़ाई में डाले ही थे कि इसे बावर्ची खाने की गली में खुलने वाली खिड़की के बाहर से 2 बच्चों की बातें करने की आवाज़ें आईं। इसने वो खिड़की खोल दी। बाहर से ऊंचे खड़े दोनों तरफ पलंग बिछे हुए थे और इसके हाथों में रंग बिरंगी स्क्रीन घुली कुल्फियाँ थीं, जिन्हें वो गुफ्तगू के दौरान मज़े से चूस रहे थे। इसे इन बेपरवाह मगर खिलंडे इनामाक से कलकारियाँ भरते बच्चे लम्हा भर के लिए रश्क आया। कितनी बेफिक्री ज़िंदगी है, इसने सोचा और चिप्स चलते हुए इनकी गुफ्तगू की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। आज बंदर वाले ने फिर आना है। जुमेराती तो आंदा है ना। एक बच्चे की बात पर इसके कान खड़े हुए। उनकी बांदरी बीमार है, हो सकता है ना आवे। इस बच्चे ने कुल्फी के पिघले पानी को अपने हाथ से चूसते हुए माहिराना राय दी। लंगड़ी बंदरिया लाता है, फिर भी 5-5 रुपए लेकर तमाशा दिखाता है। दूसरे ने तबसरा किया। ले फिर मुंडे जांदी थे अपने ग्राउंड चलिए। पहले लड़के ने कुल्फी का तिनका अच्छी तरह चूसा और फिर इसे अच्छी तरह देख लेने के बाद इस पर वाहिद कतरा बाकी रह गया था। इसे नाली में फेंकते हुए कहा और उठकर दौड़ा। दूसरा भी अपना इसके तिनका चबाता इसके पीछे भागा। महानूर की चिप्स तैयार हो चुके थे। इसने इन्हें प्लेट में निकाला ही था कि हाँफती काँपती चाची साबरा बावर्ची खाने का दरवाज़ा तेज़ी से खोलकर अंदर दाखिल हुई। हाय, तुझे किसने कहा था कि इधर आने का?
रेहाना थी। वो बाही की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज में बोली, नी तो सोती ही रह गई और मेहमान बीबी को गर्मी में खुद आलू तलने पड़े। चौधरी साहब को खबर हो गई तो तुमको समझ लग जाएगी। चाची जी, कोई मसला नहीं, आप लोग सो रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ नहीं सूझा तो यहाँ आ गई। चीस बनाने, प्लीज़ किसी को मत डांटें, मुझे ज़रूरत होती तो मैं खुद इनको जगा लेती। मानोर इस वाविले पर बिल्कुल ही सटपटा गई। माँ सदके, तुझे कहाँ आदत है इतनी गर्मी में ऐसे तपते हुए बावर्ची खाने में काम करने की? अपना चेहरा देखो ना, कुमला गया है बिल्कुल। चलो शाबाश, निकलो इधर से। इधर फार्म हाउस का आराम छोड़कर तो काहे को इधर आ गई? घर यहाँ, ऐसा आराम कहाँ? चाची साबरा के लहजे से ममता टपक रही थी। वो ज़बरदस्ती से वहाँ से निकाल कर दालान में ले आई और बंटो को थोड़ा ठंडा ठार शरबत लाने को दौड़ाया। चाची, 5 बजने वाले हैं। सरदार चाचा ने कहा था कि 5 बजे आना है। तमाशे वाले ने इसने याद दिलाया। हाँ बिट्टू, चाची को कोई जल्दी नहीं थी। इसे भिजवा देंगे खारी को तुझे लेने के लिए, जब आएगा वो बंदर वाला। मगर गली के बच्चे तो चले भी गए। वो यूं बोली जैसे इन्हीं बच्चों की तरह भाग जाने को बेचैन हो। और वो तो बच्चे हैं ना, इनका तो काम है सारा दिन इधर उधर दौड़ना भागना। तू शरबत पी सुकून से। देखा, आलू खाकर ऊपर से फौरन ही ठंडा शरबत ना पी लेना, गला घुटने लगेगा। लेकिन महानूर का तो सारा ध्यान खारी की आवाज़ की तरफ था। कब वो इधर आता है, इसको बुलाकर अपने साथ ले जाता है। इस बेध्यानी में वो शरबत के 2 गिलास और चिप्स की प्लेट ख़त्म कर चुकी थी जब बाहर से खारी की आवाज़ आई। बीबी जी, शहर वाली बीबी को भेजो, बांदर वाला आ गया है जी। वो तेज़ी से उठी और चाची की है कि परवाह किए बगैर बाहर निकल गई। इसका शौक और दिलचस्पी देखकर खारी दांत नकोसता इसके आगे चला। ये वही मैदान था, वही मजमा और वही तमाशा। डुगडुगी बजाता तमाशे वाला बंदर को हिदायत दे रहा था। इसके ससुराल वालों ने इसे मौके पर प्रोटोकॉल नहीं दिया। इससे नाराज़ हो जाना चाहिए। बंदर बहुत महारत और खुशरूबी से नाराज़ी का तासुर देता एक चौकी पर टांग रख कर बैठ गया। अब बंदरिया मनाने जाएगी। बंदर इसको डंडे से मारेगा। बंदर तो साहब सरकार। वो सारा तमाशा जो इसने पिछली मरतबा इतनी महवियत और शौक से देखा था, बिल्कुल इसी तरह इसकी नज़रों के सामने दोहराया जा रहा था। बच्चे बड़े इस तरह तालियां बजा बजा कर दाद दे रहे थे। लोगों के कदमों की धमक से ज़मीन की गर्द उड़ उड़ कर फिजा में बिखर रही थी। दसियों बार देखे गए तमाशे को एक दफ़ा फिर देखते हुए भी सब चेहरों से शौक, तजस्सुस और खुशी हवीदा थी। मगर महानूर का जैसे इस तमाशे का इतने दिन से शिद्दत से इंतज़ार था, दिल न जाने क्यों मायूस और नाखुश था। वो पीछे हटते हटते मैदान के पीछे तामीरशुदा दीवार के साथ जाकर लग गई। बीबी जी, आपने तो तमाशे वाले से मिलना है। खाली दांत नकोसता इसके सामने आ खड़ा हुआ। नहीं, महानूर ने वह सर हिलाया, मुझे नहीं मिलना इससे। अरे साहब ने बंदा भेजकर इसे इधर बुलाया है, वरना तो इसने अब बाबा मंगू के मेले पर जाना था। खारी ने जताया। नहीं, खारी नहीं मिलना, महानूर ने सख्ती से कहा। चौधरी साहब, गंदम की बोरी और 500 रुपया देकर चौधरी साहब ने इधर बुलाया है। खारी ने मजीद इंकशाफ किया। फिर वो तमाशा ख़त्म करके पैसे चुनते तमाशे वाले से मुखातिब हुआ। ऐसे मत चले जाना, बीबी जी के पास सुनकर जाना। खारी ने तहकुमाना अंदाज में इसे जताया। वो नोट और सिक्के उठाता हुआ गर्दन उठाकर इधर उधर देखने लगा और इस्बात में सर हिलाकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। तुम वो तो था ही नहीं, पिछली बार यहाँ आया था जब वो अपना सामान पैक करके इधर आया था। महानूर ने बेख्तियार सवाल किया। वो नहीं हो जो पिछली बार यहाँ आया था जब अपना सामान पैक करके इधर आया? तो महानूर ने बेख्तियार सवाल किया। बीबी जी, इसकी बंदरिया की टांग छोटी है और बंदर की एक आंख टेढ़ी है।
खारी ने एक दफ़ा फिर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। पक्की निशानी है इस की बांदरी की। आग तुम चुप करो खारी, मानू ने इसे डपटा और बंदावाले से मुखातिब हुई। हाँ तुम बताओ, तुम वो नहीं हो ना जो पिछली मरतबा आया था? जवाब ने इसने अपनी बड़ी हुई शेव सहलाई इसमें उंगली डालकर खुजाने लगा कदों। फिर इसने पूछा, इससे पिछली मरतबा जब तमाशा यहाँ इस गांव में हुआ था? मानूर ने अपने जुमले के एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जी मैं ही आउंदा है बीबी साहब, इसने नशे भरी आवाज़ में जवाब दिया। पिछली मरतबा याद करो, पिछली मरतबा। महानूर ने लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए। बीबी साहब बस। वो थोड़ा होश में आता हुआ बोला, लो बीबी साहब, इलाके में कोई बंदर रखता ही नहीं, नुकसान हो जाता है, यहाँ किसी ने नहीं आना। महानूर ने गुस्से से कहा, जाओ दफ़ा हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, ना ही कोई काम है। और चल बाकी चल। खारी को अचानक याद आया। वो महवे से सारी गुफ्तगू सुनता चौंक कर बोला, शक्ल गुम करो अपनी एमी, ख्वामखा हमारा टाइम बर्बाद किया और गंदम की बोरी और 500 रुपये भी ले उड़ा। चलो फिर बीबी जी चलें। इसने मिशन में नाकाम सिपाही की तरह हारे हुए लहजे में महानूर को मुखातिब किया। महानूर ने सर हिलाकर इसके पीछे चल दी। ये नशे के मारे लोग होते हैं जिसे ख्याल आता है जानवर लेकर निकल पड़ता है। इन्हें खुद भी नहीं पता होता पहले कौन गया था और फिर कौन गया था। मुख्तलिफ गलियों में महानूर की रहनुमाई करते हुए खारी अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। साल साल बाद तो नहाते हैं, जानवरों के साथ ये जानवर ही बन जाते हैं, इनकी शक्लें नहीं पहचानी जाती। वो बोले जा रहा था और महानूर सिर्फ सुन रही थी। इसका जहन इस बात में उलझा हुआ था कि पिछली मर्तबा वाला तमाशे वाला क्यों नहीं आया, और अगर नहीं भी आया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसे तो करतब सीखना था, किसी से भी सही। वो क्यों इस तमाशे वाले को देखकर इतने गुस्से में आ गई थी? इसने इससे तमाशे के बारे में क्यों कुछ नहीं पूछा? के दरवाजे पर पहुंचकर खारी ने सरगोशी के से अंदाज में इसे बताया, चौधरी साहब से गाड़ी ले लो, उधर चलेंगे, तुम्हें दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी। वो कोई जवाब दिए बगैर घर में दाखिल हो गई। चाची साबरा सहन में चारपाई डाले पेडिस्टल फैन चलाए आराम से बैठी थी। बाएं बाएं 3-4 मुलाजमाएं बैठी गांव भर की बातें किससे सुना रही थी। मानो तेजी से अंदर दाखिल हुई और सलाम करके अंदर जाने लगी। देख आई तमाशा धीरानी, चाची साबरा ने मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया। जी, वो कहकर तेजी से अंदर चली गई। ले तमाशा देख के तो इसका मिजाज ही खराब हो गया, चाची ने हैरत से कहा था चौधरी साहब ने कि इधर बुला लेते हैं फार्म हाउस पर बंदर वाले को, पर ये कहती थी कि नहीं, बस इस तरह मज़ा नहीं आएगा। चाची साबरा ने मुंह बनाकर जवाब दिया, ले लो। थोड़ी देर बाद अपना बैग उठाए बाहर निकली। चाची अलमारी से कहीं मुझे फार्म हाउस चाची खारी से कहें मुझे फार्म हाउस छोड़ आए। ले दिए दिए इतनी अफरा तफरी में छोड़ आए फार्म हाउस, चाची ने हैरान होकर कहा। और खारी तो दफा भी हो गया और कहीं का कहीं छलावा है वो पूरा, इसका कोई पता चलता है। चौधरी साहब को फ़ोन करो, क्या बीबी जी के लिए ड्राइवर भेज दें तो बीबी चली जाए। एक चाची प्लीज़ आप खारी को बुलवा दें, मैंने फार्म हाउस जाना है, इसने कतियत से कहा। और तो चाची साबरा इतने दिनों से समझ चुकी थी कि इस लड़की के दिमाग में एक बार जो बात आ जाए इस पर अमल करके ही छोड़ती है। उन्होंने मज़ीद बहस करने के बजाय बंतों को भगाया और खारी के आते ही महानूर ने सलाम करके फ़ौरन निकल गई थी। इन्हें अफसोस हुआ कि वो खसूसी खाना बनवाया उन्होंने इसके लिए पकवाया था, इसकी नाकदरी हो गई।